हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8वीं क्लास का सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ नंबर 4 न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जानेंगे कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और जो हमारे आसपास की अदालतें हैं और जो नई दिल्ली में स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई संबंध है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, हमें विद्यार्थियों की पिटाई करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, जो राज्यों के बीच में नदियों के पानी का बंटवारा है, वो किस तरीके से होगा, ये सारे फैसले न्यायपालिका के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो न्यायपालिका के जो काम हैं उनको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। देखिए, अगर दो राज्यों के बीच में किसी चीज़ को लेके विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसका निपटारा अदालतों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, दूसरा है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। देखिए, जो संविधान को एक्सप्लेन करने का जो राइट है, ठीक है, यानी संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है, वो न्यायपालिका के पास में होता है। ठीक है, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिससे हमारे संविधान का जो बेस है, ठीक है, जो हमारे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। देखिए, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है या आपको कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो आप अपने अधिकारों के बचाव के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। देखिए, ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। ठीक है, और इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाएगा। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। देखिए, जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, उसको जो हमारा संविधान है उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। हमारी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होता है। ठीक है, इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है,
न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायक और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी न्यायपालिका है वही हमारी विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग, उनकी मतलब शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, उसको रोकने का काम भी न्यायपालिका करती है। ठीक है, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक है, जो न्यायपालिका लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रक्षा करने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो व्यक्ति न्यायालय की अदालत में जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यानी कि जो सबसे निचले स्तर की जो अदालतें होती हैं उनको हम क्या बोला जाता है, जिला अदालत कहा जाता है। ठीक है, ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है, और प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी कि देखिए, अगर कोई भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित हो जाता है तो वो पूरे देश के ऊपर लागू होता है, देश के हर एक व्यक्ति को मानना होता है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो अदालतें हैं 3 स्तर की हैं। सबसे पहले नीचे सबसे आपकी जिला स्तर पे आएगी, फिर राज्य स्तर पर आएगी और फिर सबसे ऊपर होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये दिखा रखा है उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। ये तीनों प्रेसिडेंटी शहर थे। ठीक है, और दिल्ली उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था 1966 में हुआ है। ठीक है, और आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं और बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय। देखिए हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट पूरे ही देश का एक होता है। ठीक है, क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो आपका हाई कोर्ट को भी और जो जो जिला स्तर के जो न्यायालय होते हैं उनको भी मानना होता है। ठीक है, इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए एक मुकदमे पर विचार करें। यह दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा के अस्पताल में मौत हो गई, वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब दिल्ली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा था कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी तब उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया। तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। यानी देखिए, जब उनको लगा कि उनके साथ सही नहीं हुआ तो उन्होंने हाई कोर्ट के बाद फिर कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी अपील दायर करी थी। ठीक है, 1980 के दशक में देश भर के महिला आंदोलन
महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात का दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बात करते हैं कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी है। दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी दीवानी कानून के बीच देखिए, फौजदारी कानून क्या होते हैं और दीवानी कानून क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। जैसे देखिए, चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या, ये किस में आता है? ये आपके फौजदारी कानून में आता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना FIR, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि FIR की फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। ठीक है, तीसरा है अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीवानी कानून। देखिए, दीवानी कानून में क्या है, इसमें व्यक्ति विशेष के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन या अवहेलना होती है। जैसे जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि संबंधित विवाद क्या है, दीवानी कानून है। ठीक है, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। तीसरा है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों के शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि देखिए, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो अपने अधिकारों के लिए न्यायालय के माध्यम से अपने लिए न्याय की मांग कर सकता है। तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में जाने का अधिकार है। ठीक है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL, ठीक है, की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का भी इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो मिड डे मील दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। ठीक है, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अदालत ने राज्यों को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन मिड डे मील से सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोंपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसले में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसलों 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसले में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुद्दे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए कहा है कि इंसाफ में देरी यही इंसाफ का कत्ल। ठीक है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। ठीक है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था कि देखिए जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, जो न्यायपालिका देखिए हमारे अधिकारों की व्याख्या करती है। ठीक है, और हमारे अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे न्यायालय में, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी वो जा सकता है। ठीक है, और जो न्यायपालिका हमारी कार्यपालिका और विधायिका पालिका की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों पर अंकुश लगाती है कि जो उसकी कि किसी का वो गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करे। ठीक है, और न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो जो हमारी न्यायपालिका है ये लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है कि लोगों को हर तरीके का न्याय मिले। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना न भूलें जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।